नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्रथम वर्ष में आए बच्चों का एक बार पुनः सत्र 2020-21 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं आप। और पिछले वीडियो में मैंने आपके दो प्रश्न पत्र के रूप में बताया था कि पहला प्रश्न पत्र आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय संस्कृति के मूलाधार, और द्वितीय प्रश्न पत्र आपको पढ़ना पड़ेगा प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक का भारत का इतिहास। कुछ बच्चों ने इतिहास पहली बार पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इतिहास की परिभाषाएं शब्दार्थ और भावार्थ के रूप में ध्यान बताने की कोशिश की थी पिछली वीडियो में। और कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने 12th क्लास में भी इतिहास का अध्ययन किया गया था और कहीं ना कहीं पर वह किसी न किसी रूप में किसी राजा महाराजा को, किसी स्थान जगह को या किसी विशेष वर्ष को वे जानते हैं और समझते भी हैं। लेकिन मैं दोनों ही बच्चों के लिए ये बात कर रहा हूँ कि जब हम भारत का इतिहास पढ़ें या विश्व में किसी का भी इतिहास पढ़ें तो इतिहास के लिए प्रारंभिक तौर पर एक आवश्यक चीज़ हो जाती है कि वे उसे स्रोतों का ज्ञान हो, किस आधार पर वह लिखा गया, किस आधार पर पढ़ा गया, किस आधार पर वह लिपिबद्ध किया गया। स्रोत वह है जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। और जब शोध के रूप में, एक रिसर्च के रूप में इतिहास स्रोतों का अध्ययन होता है तो हम कहते हैं ये प्राथमिक स्रोत है और ये द्वितीयक स्रोत है। लेकिन एक इतिहास लेखन की दृष्टि से अगर हम इतिहास स्रोतों का करें मोटे तौर पर वर्गीकरण, तो दो भागों में स्रोतों का वर्णन आता है। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। यानी ऑब्जेक्टिव सवाल आपका आता है कि स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप लिखिएगा 15 शब्द के उत्तर में आप 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? साहित्यिक स्रोत वह है जिसको समकालीन रूप में लिखा गया है, बाद के इतिहासकारों ने भी समकालीन तथ्यों के आधार पर लिखा गया हो, लिखा हुआ हो, लिपिबद्ध किया हो, रचना लिखी गई हो, है ना, उनकी कृति मिलती हो, उपलब्ध हो या नहीं हो, लेकिन कृति लिखी हो, कृति, तो उनको हम साहित्यिक स्रोतों में लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो स्वयं बोलते नहीं है लेकिन इतिहासकार उस पुरातन वस्तुओं को, उन चीज़ों को खुदेड़ता है, अपने विभिन्न छोरों से उसको देखता है, विभिन्न दृष्टिकोण से देखता है और फिर सारे दृष्टिकोणों को विश्लेषणात्मक रूप से एक जगह समाहित करता है, संग्रहित करता है और फिर उसके बाद में इतिहास लिखने की प्रयास करता है। और वह जो लिखता है, वह जो शब्द रूप देता है, उस दृष्टि को जो उसने देखा, वह हमारे लिए इतिहास विषय बन जाता है। साहित्यिक स्रोत में अगर हम मोटे तौर से विभाजन करें तो पहले धार्मिक, जो कि भारत की सनातन परंपरा है, तो धार्मिक स्रोत जिस प्रकार से वेद, आरण्यक, पुराण, उपनिषद, है ना, ये सारे के सारे साहित्यिक स्रोतों में आएंगे, धार्मिक स्रोत। दूसरा स्रोत समकालीन, तात्कालीन इतिहासकारों ने लिखे, जैसे शायद धार्मिक ग्रंथों में जैन धर्म का भी लिखा गया है और बौद्ध धर्म के भी लिखे गए, तो ये साहित्यिक स्रोत हो गए, साहित्यिक में धार्मिक स्रोत हो गए। फिर समकालीन लिखे गए हैं, जिस प्रकार कालिदास ने रचनाएं की हैं, मैथिली इंडिका लिखी गई है, वो समकालीन लिखी गई है। बाद के इतिहास में कलण ने लिखी, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस लिखी गई और कई ऐसे इतिहासकार जो उस समय के बाद में घटनाओं में लिखते हैं। समकालीन में खुद हर्षवर्धन ने लिखा 2-3 रचनाएं, नागानंद, बाणभट्ट, हर्षचरित में बाणभट्ट ने लिखी, समकालीन। तो उस समय स्वयं के जीवन पर या राज आश्रय प्राप्त उस राजा के जीवन पर लिखी गई है, तो वह कहलाएगा साहित्यिक स्रोत। फिर विदेशी यात्रियों का वर्णन, हैंसांग आए, इत्सिंग आए, फाइयान आए, ये विदेशी यात्री आए और ओरिजिनल लिखा। कुछ गैर सनातन ग्रंथ भी हुए, जैसे जैन धर्म के ग्रंथ, जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैसे चारवाक, उन्होंने भी ग्रंथ लिखे, तो ये गैर सनातनी है। यानी साहित्यिक स्रोत पहले धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप में लिखे गए, राज आश्रय प्राप्त दरबारी कवियों के रूप में लिखे गए और उसके बाद विदेशी यात्रियों का वर्णन। पुनः बताता हूं, स्रोतों का वर्गीकरण 2 भागों में होता है, साहित्यिक, पुरातात्विक। साहित्यिक का वर्णन धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक में वेद, पुराण, उपनिषद, छंद वगैरह,
सामाजिक और आर्थिक ग्रंथ जो दरबार के बाहर रह के किसी इतिहासकार ने अपनी रुचि के अनुसार लिखने की कोशिश की। राज आश्रय प्राप्त दरबारी कवि जो कालिदास ने संस्कृत जो ग्रंथ लिखे वो, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी वो, विदेशी यात्रियों का वर्णन फाइयान, इत्सिंग, हेनसांग ने लिखी जो किताबें, और फिर गैर सनातनी यानी हिंदू धर्म से अलग जैन धर्म और बौद्ध धर्म और चारवाक, उनके लेखक, उनके विषय के वस्तु के बारे में मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भी जानकारी दूंगा। अब आता है पुरातत्व। पुरातत्व मतलब पुरातन चीजें, तत्कालीन महल, राजा प्रसाद, मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये सारे गुफाओं में लिखे गए, शिलाओं पे लिखे गए, स्तंभों पे लिखे गए, स्तूप बनाए गए, राजा प्रसाद यानी कि तत्कालीन महल, उनमें जो उत्कीर्ण चीज़ें हैं, उनमें जो नक्काशी की गई है वो दुर्ग, सिक्के जो तत्कालीन समय में राजा चलाए जाते थे उससे सिक्के के पात्र, इन सब ये सारे के सारे पुरातात्विक हैं जो खुद बोलते नहीं, लेकिन राजा उनका अध्ययन करके, आकलन करके, अपने विवेक के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियों को अपने मस्तिष्क में रखकर समानांतर उनका अध्ययन करता है, उसे हम पुरातात्विक से करते हैं। तो मैं बच्चों अगले एपिसोड में आपको साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से थे और उनका वर्गीकरण कैसे किया गया, उनकी विषय वस्तु कही गई और कब कब लिखा गया उसके बारे में बताएंगे, और फिर हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो पिछले वीडियो से एक आगे कदम बढ़ते हुए हमने स्रोतों के रूप में बात की है, स्रोतों का मोटे तौर पर वर्गीकरण, फिर दोनों स्रोतों के आंतरिक वर्गीकरण के बारे में मैंने आपको परिचय देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।